Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11th history, chapter 7 Changing Culture Tradition part 1. So here we are starting from how the culture tradition has been changed from years, from decades, from century. तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक यूरोप के अनेक देश व नगरों की संख्या बढ़ रही थी। तो एक विशेष प्रकार की हम कह सकते हैं अर्बन कल्चर यहाँ डेवलप हो रहा था, जिसको हम नागरीय संस्कृति भी कह सकते हैं। तो जितने भी लोग टाउन्स पीपल, जो कि हम कहते हैं अर्बन कल्चर के लोग, बड़े विकसित शहर के लोग, दो तरीके के कल्चर होते हैं, रूरल कल्चर, अर्बन कल्चर। रूरल मतलब गांव खेड़ी का कल्चर, अर्बन मतलब शहरी विकास के लिए प्रारंभ होने वाला कल्चर। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि नगर के लोग अब ये सोचने लगे थे कि वे गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं। तो एक तरीके से ये सिविलाइजेशन ट्रेंड भी स्टार्ट हो गया था इसमें, कि जो भी हम कह सकते हैं अर्बन कल्चर के लोग थे जो डेवलप थे, वो अपने आप को सिविलाइज सोसाइटी का पार्ट एंड पार्सल समझने लगे थे। उनका ये मानना था कि वो ज़्यादा ही सिविलाइज्ड हो चुके हैं, एडुकेटेड हैं, इवन दे आर लिटरेट, एंड रूरल पीपल जो भी हैं वो बैकवर्ड है। तो एक तरीके से ये डिस्टिंग्विश हुआ इस समय, हम देख सकते हैं 14 से 17 सेंचुरी तक। तो ये सब स्टार्ट हुआ सबसे पहले फ्लोरेंस में, वेनिस में, रोम में, और ये एक नए तरीके का एक का केंद्र बन गए, जिसको हम कहते हैं आर्ट एंड लर्निंग टाइम। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी, उपलब्धि थी कि ये देश विकसित होते गए, यहाँ पर कला विद्या बढ़ती गई, यहाँ स्ट्रक्चर्स आने लगे, एक एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी बन गई। तो नगरों में राजाओं की और चर्चा और ऑटोनमी बढ़ गई। तो नगर कला और ज्ञान का केंद्र बन गया यहाँ पर। तो जो अमीर और अभिजात वर्ग थे, या हम ऑटोक्रेसी या हायर वर्ग बोलते हैं, तो वो कलाकारों को बहुत इज्जत देते थे और लेखकों को भी बहुत ज़्यादा उत्साहित करते थे। तो उसी समय जब हमें पता चलता है कि अलग अलग आविष्कार होने लगे नगरों में, देशों में, नई नई पुस्तकें लिखी जाने लगी, बुक्स, नए तरीके के यूरोप के इतिहास को समझा और विकसित होने लगा, तो लोगों ने अपने आधुनिक विश्व की तुलना पूरे यूनानी व रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे। तो एक तरीके से यहाँ पर सेंस ऑफ हिस्ट्री में हम एक नया दौर देखते हैं कि लोग अपने आप को ग्रीक, रोमन्स, एक तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड, एशियन वर्ल्ड सोसाइटी के नाम से जानने लगे। और यहाँ चर्च एक बायसेंट्रिक हो गया। तो जो कि हम कह सकते हैं नवीन भोगलीय ज्ञान, जो हम विचार और आगे भूसागर माध्यम में विश्व के केंद्र में आगे बढ़ाते हैं, वो बहुत बड़ा और चौंकाने वाला यहाँ दृश्य था, क्योंकि हर कोई यहाँ पर अब डेवलपमेंट चाहता था। हर सोसाइटी डेवलप हो रही थी, रिलीजन डेवलप हो रहा था, इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो रहा था, चर्च एक अर्थ सेंट्रिक बिलीफ बन चुका था। साइंटिस्ट ऑल्सो बिगिन टू अंडरस्टैंड द सोलर सिस्टम, भूमंडल के बारे में जानना चालू हो गया। न्यू जोग्राफिकल नॉलेज, विश्व में क्या हो रहा है और भूसागर के में क्या हो रहा है, इसकी जिज्ञासा लोगों के अंदर बढ़ती गई। यूरोप सेंट्रिक देश अब बढ़ने लगा। मेडिटेरियन सी, जिसको हम कहते हैं ट्रेंड का चेंज बनी, यहाँ पर लोगों ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना स्टार्ट करा, सामान लाने वर्ल्ड का मेडिटेरियन सी बनी। तो जो कि ब्लू लाइन में लिखा है कि देयर इज़ अ वास्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री फ्रॉम द 14th century, डॉक्यूमेंट, प्रिंटेड बुक्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, building, textiles. Much of this has been preserved in archives, art gallery and museums in Europe and America. तो अगर हम बात करते हैं तो 14th सेंचुरी में यूरोपियन इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्रियाँ और दस्तावेज, जिनको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्स, और मुद्रित पुस्तकें, जिसको हम कहते हैं प्रिंटेड बुक्स, चित्र, पेंटिंग, मूर्तियाँ, स्क्रप्चर्स और भावनाओं तथा वस्त्रों के प्राप्त होने की यहाँ पर हमें जिज्ञासा पता चलती है। तो जो यूरोप
यूरोप और अमेरिका के अभिलेखकार थे, कला चित्रशालाओं और संग्रहालयों में यहाँ पर सुरक्षित रखने लगे। तो इसको हम कहते हैं आर्chives, आर्ट गैलरी और म्यूजियम। तो ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट था यूरोप का कि कैसे यहाँ पर प्रिजर्व रखी जाए अपनी कलाएं और कैसे इनको सुरक्षित करा जाए। तो इस म्यूजियम को कहते हैं संग्रहालय। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर जो हमें जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में एक रेनेसेंस वर्ड स्टार्ट हो गया था, हिस्टोरियंस यूज़ करने लगे थे। इसका मतलब था रीबर्थ या पूर्ण जन्म होना। तो ये पूर्ण जन्म या पूर्ण जागरण मतलब इसका था कि दोबारा से कैसे हम अपनी चीज़ों को, अपने इतिहास को बचा सकें। तो ये कल्चरल चेंजेस इस पीरियड में आने लगे, हिस्टोरियंस ने बहुत ज़्यादा इम्फेस किया। यहाँ पर एक आते हैं लेखक जैकॉब मैचयार्ड। तो इन्होंने भी विश्व वे इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे और ये यहाँ पर आए थे, स्विस स्कॉलर थे पढ़ने के लिए, जानने के लिए कि ये यूनिवर्सिटी बेल स्विट्ज़रलैंड से आए थे कि आखिर इन पुस्तकों में है क्या। तो ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ जर्मन हिस्टोरियन, एक नए आए थे लेपॉर्ड वन रैंके 1795 से 1866 तक। तो रैंके ने भी उन्होंने बताया कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य है कि वे राज्यों और राजनीति के बारे में लिखें, जिसके लिए वे सरकारी विभागों और कागजात फाइलों का इतिहास और उनकी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे थे। और वो एक तरीके का लोगों में नए तरीके का डेवलपमेंट लाना चाहते थे कि पॉलिटिक्स एंड स्टेट प्लेज अ मेजर रोल इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। फिर एक बर्कयार्ड आए थे, तो वो डिससेटिस्फाइड थे इस समय पे, उनको असंतुष्टि थी यहाँ पर आके। और इतिहास लेखन में उन्होंने कहा कि राजनीति का कोई वो है ही नहीं सिद्धांत, बल्कि इतिहास अपनी जगह पे है, राजनीति अपनी जगह पे है। तो हिस्ट्री वॉज मच कंसर्न विद कल्चर देन विद पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा देखो कल्चर को पॉलिटिक्स से मत जोड़ो, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, कल्चरल ट्रेडिशन। कल्चर जो कि आज का हमारा दायित्व प्ले करता है। तो अगर हम जाने कि हिस्ट्री भी कंसर्न है कल्चर से, ना कि पॉलिटिक्स से, तो हमें दो चीज़ों को साथ में नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे कि हम 1860 में देखते हैं, उन्होंने बुक लिखी द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसेंस इन इटली। तो ये बुक का नाम में आ जाता है किसने बुक लिखी है, जाने माने राइटर वर्कआर्ट ने। और इन्होंने ये बुक इसलिए लिखी थी ताकि वह इटली और रेनेसांस का जो पूरा इतिहास है इस किताब में दिखा सकें। तो उन्होंने पाठकों को यहाँ पर एक तरीके से अटेंशन दिया लिटरेचर में, जिसको हम कहते हैं साहित्य में, आर्किटेक्चर जिसको कहते हैं वास्तुकला, पेंटिंग जिसको कहते हैं चित्रकला। और इन्होंने स्टोरी बताई कि कैसे ह्यूमनिस्ट कल्चर या नगरों में जो मानववादी कल्चर आया, ये कैसे फ्लॉरिश्ड हुआ। और ये कैसे उन्होंने लिखा कि ये इटालियन संस्कृति में और इटली में पहुंचा, आगे बढ़ा। तो यहाँ पर टाउन्स जो कि 14 से 17 सेंचुरी में हम कहते हैं कि कल्चर था, तो वॉज कैरेक्टराइज विद अ न्यू बिलीव, ये एक नया विश्वास था दैट मैन एज एन इंडिविजुअल वॉज केपेबल ऑफ मेकिंग हिज ओन डिसीजंस एंड डेवलपिंग हिज स्किल्स। ही वॉज मॉडर्न इन कंट्रास्ट एंड इन मेडिवल मैन हुज थिंकिंग हैज़ बीन कंट्रोल्ड बाय द चर्च। तो इसका ये मतलब था कि यह संस्कृति में उन्होंने ये बोला कि व्यक्ति आधुनिक या मध्यकालीन मानव पर अपना नियंत्रण पा सकता है, अपनी तरफ से न्यू डिसीजन मॉडर्न थिंकिंग रख सकता है और न्यू आइडियोलॉजी पर वो आगे जाके काम कर सकता है। तो ये पूरा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि आखिर ये चैप्टर क्यों है। तो बेसिकली हमने ये जाना कि कल्चरल ट्रेडिशन एक तरीके से 14 से 17 सेंचुरी में आया, सिविलाइजेशन के बारे में आया, ह्यूमन काइंड के बारे में आया, कैसे हमारी सभ्यता सिविलाइज सोसाइटी के नाम से जानने लगे, कैसे हमारे यहाँ पर एक तरीके से रूरल या अर्बन डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ,
कैसे हिस्टोरियंस आए यहाँ पर पढ़ने लगे, समझे, कैसे नए आर्चिव्स, आर्ट गैलरीज, म्यूज़ियम खुलने लगे, और लोगों ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंसर्न दिखाया कि पॉलिटिक्स को हिस्टोरियंस में, कल्चर में ना जोड़ा जाए। और सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसेंस एंड इटली की यहाँ पर बुक लिखी गई, जो कि बर्खैनार्ड ने लिखी अध्ययन करने के बाद। तो यही है इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। इसके आगे पार्ट 2 रहेगा।